नमस्कार, अक्षर ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं पिंकी अग्रवाल, ज्योतिष विशारद। ज्योतिष के इस चैनल में हम सरल और रुचिकर तरीके से ज्योतिष का पठन पाठन कर रहे हैं। आज हम ये देखेंगे कि कौन कौन से प्लैनेट शुभता देने के लिए और हमें नियम बता रहे हैं, वो हम देखेंगे। तो ये सबसे पहले जो हम ले रहे हैं ना, वो लघु पराशरी का नियम है। नियम यह है कि यो यो भावो स्वामी युक्तो दृष्टो वा तस्य तस्यासि वृद्धि भवति। यानी कि जो जो भाव या तो वो अपने स्वामी से युक्त हो, यानी कि वहाँ का लॉर्ड वहीं बैठा हुआ हो, या उससे दृष्ट हो, यानी कि उस हाउस पर जहाँ का वो स्वामी है वो स्वयं दृष्टि डाल रहा हो। तो यो यो भावो यानी वह भाव, जो जो भाव, यो यो भावो स्वामी युक्तो यानी अपने स्वामी के से युक्त है, यानी उसी में ही बैठा है उसका स्वामी, या दृष्टोवा या फिर वो दृष्ट है अपने स्वामी से। तो ऐसे टाइप पे तो वो हम क्या करेंगे कि ऐसे हमको ये पता चलेगा कि ये जो प्लैनेट अपने ही घर में बैठा है या अपने घर को देख रहा होता है, तो उस प्लैनेट की, उस हाउस की वृद्धि हो जाती है। ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए हमने ये यहाँ पर मकर लगन की हॉरोस्कोप बना ली है, तो अगर यहाँ पर कोई प्लैनेट अपने घर को देख रहा है, मान लीजिए यहाँ पर जुपिटर बैठा है, गुरु, ठीक है, तो अब ये इसकी दृष्टि यहाँ पर पड़ जाएगी, तो ये अपने हाउस को देख रहा है, तो ये इस हाउस की वृद्धि करेगा। ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर हमारा शनि बैठा हो, ठीक है, यानी शनि बैठा है यहाँ पर, या यहाँ पर हमारा चंद्रमा बैठा हुआ है, तो अब ये चंद्रमा अपने इस घर को देख रहा है, शनि अपने इस घर को देख रहा है, तो इन दोनों हाउसेस की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। तो कहने का मतलब है यो यो भावो स्वामी युक्तो, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ही मंगल बैठा है ना, और तो या यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है, ठीक है, तो अब ये स्वामी युक्त हो गए, मंगल अपने स्वामी से, ये मेष राशि के अंदर मंगल स्वामी युक्त हो गया मेष राशि, और इसी ये भाव स्वामी युक्त हो गया। इस तरह से दशम भाव स्वामी युक्त हो गया। तो जो जो भाव के स्वामी अपने अपने भावों में बैठे हों, यानी स्वराशि के प्लैनेट अपने भाव की वृद्धि करेंगे। सिंपल फार्मूला हो गया। और दूसरा, जब कोई प्लैनेट अपने घर को देखेगा, जैसे यहाँ शनि अपने घर को देख रहा है, यहाँ से चंद्रमा अपने घर को देख रहा है, ये गुरु यहाँ से बैठकर इस वाले घर को अपने को देख रहा है ना, तो क्या होगा कि इन भावों की वृद्धि होगी। यो यो भावो स्वामी युक्तो दृष्टो वा तस्य तस्यासि वृद्धि भवति, तो उनकी वृद्धि होती है, यानी कि वो वहाँ पर शुभ फल देने की पूरे हमारे पास चांसेस होते हैं। तो इसको बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें यह भी एक फार्मूला आ जाएगा कि बेशक प्लैनेट क्रूर हो, लेकिन अगर वो अपने भाव में बैठा कहीं पर भी पूरी कुंडली में, तो आप उसको अच्छा माने। मतलब जैसे मान लीजिए सपोज हमारा यहाँ पर ये सूर्य यहाँ पर ही बैठा हो, मान लीजिए, है ना, तो अब ये सूर्य क्या हो गया, स्वामी युक्त हो गया, ये वाला अष्टम भाव क्या हो गया, स्वामी युक्त हो गया। तो ये यहाँ पर ना ये अच्छा करने की पूरी कोशिश करेगा, यानी 8th हाउस के जो अपने शुभ फल हैं, विषय वह पढ़ा सकता है जो 8th हाउस का है, अगर उसको सही टाइम पे दशा मिल गई, या फिर कहीं ना कहीं ये लाभ देने की कोशिश करेगा, इसका किससे संबंध बन रहा है, किसको देख रहा है, तो उन सब अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंग ये शुभ देगा। तो ये स्वामी युक्तों वाली जो बात है ना, वो तो 6, 8, 12 के लिए भी बहुत ज़्यादा अप्लाई होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बुध बैठा है, स्व राशि का हो गया ना ये बुध, यहाँ पे सूर्य स्व राशि का हो गया, या बुध स्व राशि का। तो जो भी प्लैनेट किसी भी भाव में अपनी खुद की राशि में अगर बैठा है, तो उसको हम शुभ मानेंगे कि ये अपनी भी वृद्धि करेगा और इस हाउस की भी वृद्धि करेगा। ठीक है। वो और चीज़ें हम बाद में लगाते रहेंगे कि ये मतलब अब स्व में बैठा है तो अपने भाव की हानि कोई नहीं करेगा, पहली तो बात ये हो गई। दूसरी बात है, हाँ, उस पर बहुत क्रूर प्रभाव है तो कमज़ोर पड़ जाएगा, या कहीं ऐसी जगह पे पड़ गया कि तो वो कमज़ोर भले पड़ जाए, लेकिन वो हानि नहीं करेगा, शांत रहेगा, कम लाभ देगा, बस इतना फ़र्क पड़ता है। अब जैसे यहाँ पर शनि है, यहाँ पर शनि दिग्बली भी है ना, ये, और यहाँ से इसका जो डिस्पोजिटर बोलते हैं इसको, जो हाउस के अंदर जिस राशि के अंदर प्लैनेट बैठा होता है, उस राशि के स्वामी को इसका डिस्पोजिटर बोलेंगे। यानी कि शनि का डिस्पोजिटर कौन है, चंद्रमा। इस कुंडली में चंद्रमा का डिस्पोजिटर कौन है, शनि। मंगल का डिस्पोजिटर स्वयं मंगल है। गुरु का डिस्पोजिटर मंगल है, क्योंकि ये मंगल की राशि में बैठा है। अब ये गुरु को अगर हम देखें तो ये गुरु अपने
मित्र मंगल के साथ, यानी कि इसका डिस्पोजिटर जो मंगल है उसके साथ ही बैठा हुआ है ये। तो यहाँ पर ये गुरु शुभता देने की कोशिश अवश्य करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि एक तो प्लैनेट ही शुभ है, तो शुभता देना ही चाहिए इसको। और भले, और ये केंद्र का स्वामी तो बना नहीं है कि ये जो है सम हो जाएगा, सम नहीं होगा। दूसरी बात है कि अपने मित्र तो चलो हम लेंगे ही, मित्र के साथ तो बैठा ही है, पर सबसे बड़ी बात है कि अपने डिस्पोजिटर के साथ बैठा है, यानी कि जिसके घर में बैठा वो मालिक भी है। एक सिंपल तरीके से समझिए कि जैसे हम किसी को मिलने किसी के घर गए हैं और उसके यहाँ बैठे थोड़ी देर के लिए या रह रहे हैं, उसके यहाँ ही किराए पे रह रहे हैं, और वो मालिक भी वहीं बैठा है मकान का, तो या वो भी वहाँ पे बहुत अच्छे से सेटल्ड है, तो और हमारी मित्रता भी है, तो अब उसमें क्या होगा कि वो हमारी अच्छी खातिरदारी करेगा और हमको अच्छा फील कराएगा, है ना। नेचुरल बात है ना कि अगर जैसे हम जिसके घर गए हैं उसके साथ हमारी मैत्री हो तो मित्र के घर में जाएंगे तो अच्छा ही लगेगा, और मित्र भी वहाँ पर हो तो वो कैसा करेगा? बेस्ट फील कराएगा। तो इस कुंडली में गुरु मंगल की युति जो है, वैसे भी गुरु मंगल परस्पर परम मित्र है आपस में, और ये राशि, इसमें से एक राशि जो हमारे पास ये जो राशि आई है इस हाउस की वो मंगल की है, तो इसलिए भी ये अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। इसी तरीके से अब जैसे ये शुक्र है तो शुक्र पे इन दोनों प्लैनेट की दृष्टि आ रही है, और इन दोनों की शुक्र पर आ रही है, शुक्र की इन दोनों पर आ रही है। तो अब ये शुभ प्लैनेट जहाँ बैठा है वहाँ की वृद्धि करेगा, स्वराशि का है तो और ज़्यादा करेगा, और ये जहाँ देख रहा है सुख भाव को देख रहा है ये, तो सुख में भी वृद्धि करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को हो सकता है वाहन अच्छा मिल जाए। अब देखो इसमें वाहन के सारे योग अच्छे दिख रहे हैं। एक तो पहली बात सुख भाव में है, वो भी मंगल है, वो भी मंगल अपने घर में ही बैठा हुआ है ना, और उसके ऊपर उसके साथ में भी गुरु बैठा हुआ है जो शुभ प्लैनेट है। भले इस कुंडली का फंक्शनल बेनिफिक नहीं है, वो फंक्शनल मैलिफिक है इस कुंडली का, बट कारकत्व तो कहीं भूलेगा नहीं वो ना, तो ये बात है। और दूसरी बात शुक्र की दृष्टि पड़ गई, तो एक शुभ ग्रह यहाँ बैठा हुआ है और एक शुभ ग्रह यहाँ देख रहा है, तो सुख भाव की कितनी वृद्धि हो गई। भाव और भावेश दोनों के ऊपर शुक्र का प्रभाव यहाँ पर पड़ रहा है। चतुर्थ भाव पे भी पड़ रहा है क्योंकि इस पे दृष्टि आ रही है, और भाव का मालिक चूंकि यहीं बैठा हुआ तो इस पे भी पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई है। तो इसको ये फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया कि जो जो घर के स्वामी अपने ही घरों में बैठे होते हैं तो उन भावों की वृद्धि होती है, उनके रिजल्ट हमें मिलते हैं, पूरे मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं। और जो लॉर्ड्स अपने घरों को देख रहे होते हैं, जहाँ के स्वामी है, अगर उस घर पे उस भाव की दृष्टि प्लैनेट की दृष्टि पड़ जाती है तो फिर वो हमारे लिए शुभ देते हैं। अब जैसे इस मंगल की दृष्टि आप देखो यहाँ पर भी पड़ेगी, यहाँ पर देख रहा है ये मंगल, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब लाभेश लाभ भाव को देख रहा है ना, लाभेश लाभ भाव को देख रहा है, क्योंकि इसकी एस्पेक्ट भले ही 8वीं एस्पेक्ट है, 8वीं एस्पेक्ट को कई बार अच्छी दृष्टि नहीं भी मानते हैं, लेकिन अपने घर को तो कोई नहीं बिगाड़ेगा ना, ये अपने घर को देख रहा है। मेष का मंगल बैठा हुआ है तो ये वृश्चिक राशि को, अपनी राशि को ही देख रहा है, तो वहाँ पर बैठ करके वो इस तरह से दृष्टि डाल करके वो यहाँ पर शुभता देने की कोशिश करेगा। वैसे भी अगर हम योग वगैरह पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं ना, लाभेश का संबंध सुख भाव से हो तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। धनेश का संबंध सुख भाव से हो, अब इसमें धनेश का भी संबंध सुख भाव से बन जाएगा। क्यों बन जाएगा कि धनेश है हमारा शनि जो बैठा है सप्तम भाव में, तो तीसरी दृष्टि यहाँ डालेगा, 7वीं यहाँ डालेगा, और दशम एस्पेक्ट शनि की यहाँ पड़ जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए धनेश का संबंध बन गया, लग्नेश का भी संबंध बन गया क्योंकि लग्नेश भी है, तो 1 2 4 11 इतने हाउसेस का संबंध बन गया। इसमें कि नवम भाव ही रह रहा है, बस खाली नवम भाव का संबंध ही बन रहा है, नहीं तो 2 2 4 और 11। अब इसमें से 2 और 11 तो धन के हैं, ये धन संग्रह का है, ये धन का गेन का है, बाहर से लाने का है, ठीक है, और ये सुख है ही है, तो धन से संबंधित सुख मिलने की पूरी संभावना है। तो इस तरीके से हम लोग हॉरोस्कोप की कैलकुलेशन करते हैं, और इसमें मंगल यहाँ पर अपनी राशि का बैठ करके काफ़ी अच्छा भी हो गया। तो एक तो ये फार्मूला हो गया कि अपने घर को में बैठने वाले, अपने घर को देखने वाले प्लैनेट भावों की वृद्धि करते हैं। अच्छा, इसी तरह से एक फार्मूला है, सर्वे ग्रहा त्रिकोण नेतारो शुभ फल प्रदा। सर्वे ग्रहा त्रिकोण नेतारो, त्रिकोण नेतारो त्रिकोण के मालिक। अब त्रिकोण क्या है, हमारा ये वाला घर है, और पंचम भाव और नवम भाव,
यानी कि त्रिकोण हमारे हो गए 1, 5 और 9 हाउस वाइज, ठीक है। तो यहाँ से हमारा शनि, ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि फंक्शनल बेनिफिक बन जाएगा इन कुंडलियों के लिए, तो ये शुभ हो गया। और यहाँ से ये शुक्र भी शुभ हो गया। शुक्र तो इस कुंडली का योगकारी ही हो गया, क्यों? क्योंकि एक पंचम भाव का और एक दशम भाव का, एक त्रिकोण का और एक केंद्र का, दोनों स्थानों का मालिक हो गया। लक्ष्मी विष्णु कहलाते हैं ना ये स्थान, लक्ष्मी जी और विष्णु जी कहलाते हैं। तो ये इन स्थानों का, 2 शुभ स्थानों का मालिक होकर एक शुभ प्लैनेट, और वो भी केंद्र में चला गया, तो ये बहुत ही अच्छा हो गया यहाँ पर, है ना। तो ये शुभ हो गया। त्रिकोण नेतारो हो गया ना, त्रिकोण का मालिक हो गया, त्रिकोण का मालिक। और इसी तरह से बुध यहाँ पर हो गया। तो चूंकि बुध भी 9th हाउस का लॉर्ड है, और हमने पहले भी देखा था ना कि जब हमारी 2 राशियाँ होती है तो हमारी जो मूल त्रिकोण राशि कैसे हाउस में पड़ रही है उस पर हम डिपेंड करते हैं, कि हमको देखना होता है कि कहाँ पड़ रही। तो इस कुंडली में बुध की एक राशि यद्यपि 6ठे घर में पड़ी है, तथापि दूसरी राशि हमारी 9वें भाव में पड़ी है। तो अब एक तो पहली बात ये मूल त्रिकोण राशि ही है यहाँ पर, ठीक। दूसरी बात ये लग्नेश का मित्र भी है, वो तो होता ही है, हमने पहले भी पढ़ा था कि 1, 5, 9 के मालिक मित्र होते हैं। फिर जितना छठा भाव बुरा है, 3, 6, 11 के हिसाब से देख लो, 3, 6, 10, 11 के हिसाब से देख लो, त्रिक के हिसाब से देख लो, त्रिशदाय के हिसाब से भी देख लो, तो बुरा है पर बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, ठीक। और जहाँ तक 9वें भाव की बात है, ये परम शुभ है, क्योंकि हमने बोला था ना कि भाई लग्नेश तो लग्नेश है, इसे छोड़ भी दें तो ये शुभ है, तो इससे ज़्यादा शुभ ये है ना। तो कुंडली का परम शुभ भाव कौन सा है? 9th हाउस, ये परम शुभ है। तो जब हमारी मूल त्रिकोण राशि परम शुभ घर में चली गई है, तो ये बुध हमारे लिए परम शुभ है। तो यानी कि इस कुंडली में हमारे परम शुभ प्लैनेट कौन हुए? एक तो हमारे शनि बन गया, लग्नेश होने के कारण बुध बन गया, भाग्येश होने के कारण ये 9th का लॉर्ड है, ये 1 नंबर का लॉर्ड है, और 5th लॉर्ड हमारा बन गया शुक्र बन गया, ठीक है। तो त्रिकोण के स्वामी बन गए ना, ये त्रिकोण के स्वामी बन गए ये इस तरीके से, ठीक है। 1, 5, 9 हाउसेस, ना कि राशियाँ। राशियाँ नहीं, राशियाँ तो ये ऐसे जा रही हैं 1, 5, 9। हम हाउस की बात कर रहे हैं, पहले भाव, पंचम भाव और 9वें भाव। तो क्यों? क्योंकि ये हमारा स्व है, हम खुद हैं, हमारी लग्न है, हमारा शरीर है, हमारा तन है, हमारा पूरा हमारी पर्सनालिटी है। तो जो कुछ भी सुख दुख या जो भी मिलना है, शिक्षा दीक्षा या लाभ हानि, वो लगन को मिलना है, लग्नेश को मिलना है, ठीक है। तो ये तो हो गया ही, ये तो सबसे ज़्यादा शुभ हो गया। उसके बाद में ये हमारा पूर्व पुण्य भी है, हमारी संतान भी है, हमारा पेट भी है, ठीक है। तो फिर ये हुआ, और उससे ज़्यादा ये फिर भाग्य है, ये हमारा प्रारब्ध है कि हम क्या लेकर आए हैं अपने साथ, क्या हम आगे, हमारी प्रकृति प्रवृत्ति किस तरफ जाएगी, हम कैसा पढ़ना चाहेंगे, क्या हमारा धार्मिक रुझान कैसा होगा। धर्म से मतलब ऐसा नहीं है कि पुस्तकें धार्मिक रामायण गीता महाभारत ही पढ़ना धर्म है। धर्म का कितना निर्वहन करेंगे, मतलब अपने कर्तव्यों का कितना निर्वहन करेंगे, अपने माता पिता की सेवा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, भाई बहनों के साथ प्रेम से रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, ये भी धर्म के अंतर्गत ही आता है। ये नहीं है कि बस हमने सुबह शाम दिया बाती करा और टन 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 घंटी बजा दी, मंदिर का भी बजा दिया, वो सब भी करना है, उसको भी नहीं छोड़ना है। रिचुअल्स का महत्व है पूरा, लेकिन एक्चुअल जो धर्म है, गीता में भी भगवान ने यही कहा है कि एक्चुअल धर्म हमारा करणीय कर्तव्य हमारा धर्म है, जो हमको करना चाहिए। जैसे बालपन में हमें पढ़ाई लिखाई खेल कूद करना चाहिए, थोड़े बड़े हो रहे हैं तो कैरियर के बारे में सोचते हैं या कुछ बनने के बारे में सोचते हैं, या जीवन में आगे क्या बनने जा रहे हैं, क्या हम करना चाहते हैं, हमारा क्या उद्देश्य है, उसके बारे में, उस तरफ हमें सही डायरेक्शन में लगना है। खेल कूद के साथ साथ ये नहीं कि हम अपना चरित्र बिगाड़ लें या हम गलत तरफ चले जाएं तो फिर हम क्या कुछ बन पाएंगे, कुछ नहीं बन पाएंगे। शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं बन पाएंगे। तो वो हमारा धर्म है उस समय। इसी तरह से जब हमारा विवाह का समय है तो हम विवाहग्रस्त जीवन निभाएं, उसको पूरी तरह निभाएं। 50-60 साल के हो जाएं तो फिर धीरे धीरे मोह माया को छोड़ें, वानप्रस्थ में जाएं। ये धर्म है हमारा। ये धर्म नहीं है कि बस खाओ पियो सो जाओ ऊधमबाजी करो तो हो गया काम, नहीं। तो ये हुआ। तो इस तरीके से ये होता है। और ये हमने पिछले चैप्टर में लिया ही था कि केंद्र के जो स्वामी हो जाते हैं वो अपना नैसर्गिक स्वभाव छोड़ करके सम हो जाते हैं। क्रूर ग्रह क्रूरता छोड़ देते हैं, सम हो जाते हैं तो कम क्रूर हो जाते हैं, थोड़े नॉर्मल जैसे हो जाते हैं।
और शुभ ग्रह भी शुभता छोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पर अब शुक्र है वो शुभता छोड़ के नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन इस कुंडली में पंचम का भी मालिक है तो इसलिए ये शुभ बना रहेगा। ये सारी चीज़ें हमें बैलेंस करके देखनी पड़ती हैं। तो ये हो गया। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला भी हम ले लेते हैं कि जैसे कई बार हमारा प्लैनेट होता है, जैसे मान लीजिए मेष लगन की कुंडली होती है, मान लीजिए, है ना, तो हमने बताया ना ये 8वीं राशि भी फिर मंगल की आ गई थी यहाँ पर, हमने जैसे देखा था। तो अगर मेष लगन की कुंडली है तो एक राशि मेष हमारी आ गई मंगल की लगन में और दूसरी चली गई हमारी अष्टम भाव में। तो अब का हम क्या कहें, तो इसमें कुछ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लग्नेश परम शुभ है, पहली बात। फिर वही मूल त्रिकोण राशि वाला भी फार्मूला आ गया। तो अष्टमाधिपति के तौर पे नहीं लेंगे मंगल को, हम इसको एज ए लग्नेश ही लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये मकर लगन में 6th हाउस का और 9th का दोनों का लॉर्ड होकर के बुध है, तो पर ये शुभ की ओर जाएगा। इसी तरीके से धनु लगन मिथुन लगन की कुंडली में बहुत कंफ्यूजन होता है कई बार कि मिथुन लगन की कुंडली अगर यहाँ पर है, जैसे मान लीजिए, तो अष्टम भाव में आ जाती है मकर राशि और नवम भाव में आती है कुंभ राशि। तो अब ये बुध का है ना, तो बुध और शुक्र और शनि वही कॉम्बिनेशन बनेगा 3 7 11 वाला, जो हमने पिछले चैप्टर में लिया था ना, कुंभ लगन की कुंडली ली थी, तो तब ये लगन में आ गया था, ये पंचम में, ये नवम में। अब यहाँ से इसे लगन ले रहे हैं तो 1 5 और 9 हो गया। अब इस कुंडली में नवमेश और अष्टमेश दोनों ही शनि बनता है, ठीक है। तो अब वही फार्मूला आएगा कि अष्टमेश खराब है, ठीक है, लेकिन नवमेश परम शुभ है। फिर यहाँ पर इसकी मूल त्रिकोण राशि भी जा रही है और ये लग्नेश का परम मित्र भी है। तो फिर मिथुन लगन की कुंडली में शनि को हम अष्टमाधिपति या अष्टमेश ना मान करके नवमेश या भाग्येश के तौर पर ही लेते हैं। तो ये भी क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी था कि जब कभी अब जैसे सूर्य है तो एक ही राशि है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन एक ही राशि होने की वजह से सूर्य को और चंद्रमा को अष्टमाधिपति का दोष नहीं लगता। ये हम पहले भी शायद थोड़ा सा ले चुके हैं इसको, क्योंकि इनकी एक ही राशि है। जब 2 राशियां होती हैं तो हम एनालाइज कर लेते हैं कि भाई एक राशि यहाँ पड़ गई, एक यहाँ पड़ गई, तो ये हल्की राशि है इसकी, ये ज़्यादा भाव भी शुभ है और राशि भी इसकी यहाँ पे शुभ वाली यहाँ पर आ रही है, तो हमने इसको ले लिया भाग्येश के तौर पे। तो अब सूर्य का क्या है, सूर्य अष्टम में, एक तो पहली बात है ल्यूमिनरीज हैं, ये प्रकाश हैं, प्रकाशित है। सूर्य चंद्रमा हमें बिना ही किसी दूरबीन के, बिना ही किसी टेलीस्कोप के हमें आराम से ऐसे दिखता है, नित्य दिखता है, ठीक है ना। तो ये ल्यूमिनरीज हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनकी एक ही राशि है, या हम ये भी समझ सकते हैं कि ये प्लैनेटरी कैबिनेट का राजा है और ये रानी है चंद्रमा। तो जो भी कारण है ऋषि मुनियों ने ये माना है, आप कोई भी कारण अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि हम किस कारण से इसको ऐसा मानते हैं। अष्टमाधिपति का दोष नहीं लगता है, ये नहीं कि अष्टम में जाने का दोष नहीं लगेगा, अष्टम का अधिपति होने का दोष नहीं लगेगा। यानी कि जब भी हमारी कर्क राशि या सिंह राशि मकर लगन में ये आती है और इस धनु लगन में ये आ जाती है, धनु लगन जब आएगी ना तो कर्क आ जाएगी, तो धनु लगन में चंद्रमा और मकर लगन में सूर्य को अष्टम का अधिपति यानी अष्टम भाव का मालिक होने का दोष नहीं लगता। अब इसका अर्थ क्या है, मालिक होने का दोष नहीं लगता? इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि ये सूर्य यहाँ ना बैठ के अगर कुंडली में कहीं भी बैठेगा, तो जैसे हमने पहले बताया कि 6 8 12 के स्वामी जहाँ भी बैठते हैं वहाँ भी तकलीफ पैदा करते हैं। अब जैसे ये 12वें का स्वामी यहाँ आ गया तो ये क्या करेगा, ये देश में नहीं रहने देगा, ये विदेश भेज देगा जातक को। क्यों? क्योंकि विदेश के घर का मालिक होके स्वदेश में आ गया, मातृभूमि में बैठ गया ये। तो हमारा मन माता, माँ माता, हमारी मातृभूमि कौन बन जाएगी? विदेश बन जाएगी। ये विदेश योग हो गया, ठीक है। तो हानि हो गई ना भाई। देखिए आज के युग में तो हम लोग बड़े प्रसन्न होकर बोलते हैं कि विदेश योग है क्या पंडित जी, बता दीजिए, दिखा दीजिए, हमें जाना है, उड़े उड़े से फिरते हैं कि हम विदेश जा रहे हैं। लेकिन जब हमारा पुराना समय था ना, जब हमारे शास्त्र बने थे, तो विदेश गमन को ये कहते थे कि क्या देश परदेश भटकने वाली बात है, अपने घर में रहो, अपने घर में रोटी है, आराम से खाओ पियो मौज करो, तो ये वाली बात है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने विदेश गमन को कोई अच्छा मतलब वो नहीं माना था, जेस्चर। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अष्टम का अधिपति जहाँ बैठता है कुंडली में, सूर्य चंद्रमा को छोड़कर अष्टम का अधिपति जो और बाकी 5 ग्रह बनेंगे, वो जहाँ भी बैठते हैं वहाँ पर हानि करते हैं। लेकिन सूर्य और चंद्रमा को इस बात से एग्जम्प्ट किया गया है क्योंकि उनको वो दोष नहीं लगा जिस दोष के कारण वो हानि करते। दोष लगता है अष्टमाधिपति होने का,
ठीक है। तो अष्टम का अधिपति होने के कारण सूर्य चंद्रमा कुंडली में कहीं भी बैठ जाए, धनु लगन की कुंडली में कहीं बैठे हों या मकर लगन की कुंडली में कहीं बैठे हों, तो ये नहीं लगाया जाता कि ये सूर्य या चंद्रमा अष्टमाधिपति है तो ये यहाँ पर इसकी हानि करेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये दो प्लैनेट हैं ल्यूमिनरीज, सूर्य और चंद्रमा, इनको 8th हाउस का लॉर्ड होने के कारण ये कहीं से भी हानि नहीं करते। अच्छा, एक कारण और भी है कि इनको दोष क्यों नहीं लगता है, क्योंकि ये भी तो लगन है। चंद्र लगन का तो बहुत महत्व है। हमारे जो पुराने ऋषि मुनि जब हाथ से कैलकुलेट करके कुंडलियां बनाते थे कि सूर्य और चंद्रमा ये दो दीप्त ग्रह हैं, ये मतलब ग्रह तो हैं लेकिन ये बिल्कुल ल्यूमिनरीज कहलाते हैं ना। तो और दूसरी बात ये है कि इनको अष्टमाधिपति दोष इसलिए भी नहीं लगता कि सूर्य को भी लग्न के तौर पे लिया जाता है और चंद्रमा को भी। जो हम सुदर्शन चक्र बनाते हैं उसमें एक लगन हमारी लग्न होती है जो हमारे शरीर को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी लगन हमारी चंद्रमा होती है, चंद्रमा की लगन जो हमारे मन को रिप्रेजेंट करती है, और तीसरी लगन हमारी सूर्य की होती है जो हमारी आत्मा को भी रिप्रेजेंट करती है और हमारे प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो यानी कि लग्न, चंद्र और सूर्य तीनों ही लग्न के तौर पे लिए जाते हैं, इसलिए सूर्य चंद्रमा को अष्टमाधिपति होने का दोष नहीं लगता है। तो ये भी हमने यहाँ पर इसको क्लियर कर लिया है। तो इसके ये हमने कुछ फार्मूले यहाँ पर लेने की कोशिश करी कि हॉरोस्कोप की जब हम एनालिसिस करेंगे तो हम किस तरह से इनको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है और तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।